इस पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी डिस्कवर्ल था। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे कमर में दिक्कत है, तो दर्द पैरों में क्यों जा रहा है। एक के ऊपर एक डिस्क रखी हुई है, डिस्क बल्ज होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। अब वो जेल नर्व स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है, फिर नसों को दबाने लगता है। अगर आपकी स्पाइन सफर कर रही है तो आपकी ओवरऑल बॉडी सफर करेगी। तो अगर आपको समझाना होगा कि ह्यूमन स्पाइन कैसे वर्क करती है, तो आप कैसे समझाओगे। स्पाइन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्वाइकल, थोरेसिक, प्रीलम्बर, सैक्रम, कॉकेक्स। टोटल 33 वर्टिब्रास में डिवाइडेड रहता है। बहुत छोटी छोटी रहती हैं, एक के ऊपर एक अलाइंग रहती हैं। उसी के बीच में एक इंटरवर्टिबुलर डिस्क बोलते हैं, वो डिस्क भी 2 चीजों से बनी होती है। अब जनरली होता क्या है, तो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्क की वजह से होती है। Yes. उसका बल्ज आउट होना। यस तो डिस्क बल्ज आउट एंड डिस्क हर्निएशन दोनों सेम है। नहीं, डिस्क बल्ज होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। स्लिप डिस्क में डिस्क हर्निएशन मतलब जो फ्लूइड होता है वो रप्चर करके बाहर निकल जाता है। फिर वो हर्निएशन जब स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है तो फिर नसों को दबाने लगता है, तो वही होता है फिर नर्व कंप्रेशन। फिर स्टेप आती है टोटल डिस्क डीजनरेशन। फिर आगे ये होता है कि दर्द ही नहीं होता है, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलते, तो फिर वो पैरालिसिस की कंडीशन दे देती है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको बैक पेन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। हाँ, हर एक्स्ट्रा किलोग्राम वेट आपके स्पाइनल कॉर्ड को असर कर रहा है। अगर कोई डिस्क है जो बाहर आ चुकी है, तो ये मर्म चिकित्सा कैसे उसे अंदर कर देगी। जब हम मर्म दबाते हैं तो वो नर्व अटैचमेंट्स को पुश करेगा कि यार कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं प्रेशर पड़ रहा है। और प्रेशर पड़ रहा है तो वो पूरा ऊपर तक क्यों नहीं जा रहा है। जब अपन उसको दबाएंगे तो वो पूरा खुला नहीं होगा, तो पूरा प्रेशर ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएगा। जिस जगह दबी हुई है उस जगह जाके काम करेगा। जैसे ही आपका नर्व कंप्रेशन हटा, इसी के बाद आती है न्यूरोस्पाइन थेरेपी। न्यूरोस्पाइन थेरेपी में हम अलाबू चिकित्सा होती है, रक्त मोक्षण होता है, ब्लड लेटिंग जिसको बोला जाता है, में नाड़ी शोधन होता है। हम नर्व पे प्रेशर दे के हर नर्व पे जिस जगह पे वो नर्वाइकल मसाजेस के द्वारा प्रेशर दे के हम उसको सही करते हैं। और फिर आता है पंचकर्मा। पंचकर्मा में हम लोग बस्ती कराते हैं। रिकवरी टाइम कितना होता है, लाइक अगर कोई आया है तो कितना मैक्स टू मैक्स विद इन 10 डेज ये बीमारी एकदम क्योर हो जाती है। हमारे पास दोबारा पेशेंट नहीं आते हैं। डिस्क बल्ज हो जाते हैं। डिस्क बल्ज बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। पर जनरली सर देखा गया है, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है, आयुर्वेदा जैसे आप हो, कायरोप्रैक्टिस, वो कभी सजेस्ट नहीं करते हैं सर्जरी को। हाँ, लास्ट मोमेंट पर भी नहीं करते हैं कि हम कर देंगे ठीक। तो हम कैसे विश्वास करें कि हाँ कर देंगे। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं मैं किसी की सर्जरी नहीं होने देता। तो आज हमारे साथ डॉक्टर पंसल श्रीवास्तव, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है आयुर्वेदिक स्पाइन में। एंड उन्होंने आज हमें बताया कि अगर आपको कमर दर्द से जुड़ी समस्याएं हैं, आपको बैक पेन है, आपको साइटिका है, आपको डिस्क बल्ज है, जो कि एक टाइम पे मुझे भी था, पर मैंने सर्जरी करवा ली। लेकिन उन्होंने बताया कि सर्जरी ही हमेशा ऑप्शन नहीं होता है, उससे पहले भी फिजियोथेरेपी होता है, उससे पहले आयुर्वेदिक होता है, उससे पहले आपका कायरोप्रैक्टिस होता है। अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही है तो आपको सर्जरी के पास जाना चाहिए। एंड इसे 90% केस में अवॉइड किया जा सकता है सर्जरी को। और उन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेद की सहायता से आप रिकवरी को बहुत फास्ट कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप क्लाइनो की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ डॉक्टर पंसल श्रीवास्तव सर्च कीजिए एंड वहाँ आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो एंजॉय द पॉडकास्ट। हेलो सर, डॉक्टर पंसल श्रीवास्तव का स्वागत है क्लाइनो पे। हाय, कैसे सर? मैं बढ़िया हूँ, बताइए। सर, इस पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी डिस्कवर्ल था। तो मुझे पता है कि लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चंस रहते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे कमर में दिक्कत है, तो दर्द पैरों में क्यों जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी सर्जरी, उससे पहले पेशेंट ट्राई करता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले ले, फिजियोथेरेपी ले ले, कायरोप्रैक्टिस ले ले, बट कन्फ्यूज़न रहता है उसको। तो उसी चीज़ को हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पर मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करें अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से, एटोनॉमी को समझें स्पाइन की, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्पाइन क्या है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, राइट। सो अगर हम उसको समझेंगे तो उससे होने वाली जो समस्याएं हैं, बैक पेन्स, उसे हम अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर आपको समझाना होगा कि ह्यूमन स्पाइन कैसे वर्क करती है, तो आप कैसे समझाओगे। देखिए, स्पाइन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी बॉडी का। ठीक है, स्पाइन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है सर्वाइकल,
दूसरी है थोरेसिक, तीसरी लंबर और चौथी सैक्रम कॉकेक्स। इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 33 वर्टिब्रास में डिवाइडेड रहता है। बहुत छोटी छोटी रहती हैं, एक के ऊपर एक अलाइन रहती हैं, और उसी के बीच में एक इंटरवर्टिबुलर डिस्क बोलते हैं, वो डिस्क भी दो चीज़ों से बनी होती है। ठीक है। अब जनरली होता क्या है, हम आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, पुअर पोस्चर्स बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स बोल रहे हैं, इसमें आदमी इतना बिजी हो चुका है कि अपनी स्पाइन का ध्यान दे नहीं पाता है। ठीक है। तो स्पाइन को समझने के लिए हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन मतलब सर के ऊपर नेक वाला पार्ट। तो सर के ऊपर से जो चीज़ें जाती हैं, है ना, सबसे पहले सर्वाइकल में हमारा सर आ जाता है, जो कि 4 से 5 किलो का होता है। वो सारी बोन्स 4 से 5 किलो के सर को उठा के रखती हैं। ठीक है। सारे नेक मूवमेंट्स वो बोन्स कराती हैं। ठीक है। ये टोटल 7 बोन्स होती हैं ऐसी, तो इनका मूवमेंट होता है। फिर आती हैं थोरेसिक में टोटल 12 बोन्स होती हैं, तो उनका इतना मूवमेंट होता नहीं है, थोड़ा बहुत बेंडिंग में मदद करती हैं। बाकी उनका मेन काम होता है हमारे स्ट्रक्चर को संभाल के रखना। ठीक है। फिर आती हैं लंबर, यही है जो हमारे शरीर का वजन संभाल के रखती हैं। ये होती हैं 5 पार्ट में डिवाइडेड। जनरली यही चीज़ें होती हैं, जैसे लोग आते हैं कि है ना L4 L5 ये दब गया है, डिस्क हर्निएशन हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया है और डिस्क बल्ज हो गया है। अच्छा, डिस्क बल्ज और स्लिप डिस्क ये दोनों अलग अलग चीज़ें। कैसे? डिस्क बल्ज में डिस्क थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाता है। स्लिप डिस्क में डिस्क हर्निएशन मतलब जो फ्लूइड होता है वो रप्चर करके बाहर निकल जाता है। वो क्या करता है फिर? डिस्क हर्निएशन उसको बोलते हैं जो, अच्छा उसके लिए भी आपको पहले इंटरवर्टिबुलर डिस्क समझना पड़ेगा। वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जो बाहर की रिंग होती है वो, और फिर अंदर जो जेल होता है वो। ठीक है। वो जेल बनता है फाइब्रोसिस पल्पोसस से। ठीक है। तो वो बाहर आ जाता है, तो फिर वो नर्व्स को दबाने लगता है। फिर उसके बाद की स्टेप होती है नर्व कंप्रेशन। जो लोग बोलते हैं कि पैरों में दर्द जाने लग गया है ना, झुंझुनी आने लग गई है, सुन्नपन आने लग गया है, तो वो इसके कारण होता है, नर्व कंप्रेशन के कारण। नर्व कंप्रेशन। तो डिस्क बल्ज अपने आप में उतना खतरनाक नहीं है शायद? इतना खतरनाक नहीं है। इन्फ्लेमेशन अराउंड द नर्व इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, जो कंप्रेस करने लगती हैं फिर नर्व्स को। उसके बाद आता है सैक्रम और कॉकेक्स। कॉकेक्स एक हमारी टेल बोन होती है। पहले जब हमारा जब इवोल्यूशन हुआ तो बंदर से जब हम लोग इंसान बने तो टेल बोन तब बहुत काम करती थी। अब टेल बोन का इतना यूज़ नहीं है, बट टेल बोन भी स्पाइन के अंदर आती है। ठीक है। तो टोटल ऐसे 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद भी, अब ये हो गई है वर्टिब्रास की बात। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक वो चीज़ है, एक हाईवे है सारी नर्व्स का। ठीक है। जहाँ से सारी नर्व्स ट्रैवल करके सेंसेशन लेके जाती हैं। ठीक है। तो वो मेन हाईवे है। तो फिर वो कंप्रेस होने लगता है, तो फिर उसके बाद की जो स्टेप होती है वो पैरालिसिस होता है। उसमें नर्व्स आगे फिर काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है, लाइक क्यों होती है? स्पाइनल कॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया हाईवे है। हाँ। ठीक है। सारे नर्व अटैचमेंट्स, सारी नर्व्स वहीं अपना पेन प्रेशर सेंसेशन कुछ भी लेके वहीं से गुजरती है और हमारे ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो उसका एक्चुअल काम है सिग्नल पहुंचाना। यस। ठीक है। अब ये हमने स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन की एनाटॉमी थोड़ी सी समझी है ना। अब खैर बहुत वास्ट टॉपिक है ये, इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, बट फिर भी जितना अपन आप लोगों को बता सकते हैं उतना मैंने बताया है, कोशिश करी है। कभी कभी लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि सर पेन हमें हाथ में जा रहा है, हमारे पैरों में जा रहा है, बट रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है हमारी स्पाइन, है ना। दिक्कत हमें कहीं ना कहीं वहीं पे है। वहीं से फिर ट्रैवल होके लिम्स के अंदर जाएगा, हाथों के एंड पॉइंट्स पे जाता है, क्योंकि नर्व रूट्स वहीं पे जाके खत्म होते हैं, इसलिए हमें वहां पे असर दिखने लगता है। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्क की वजह से होती है। उसका बल्ज आउट होना। यस। तो डिस्क बल्ज आउट एंड डिस्क हर्निएशन दोनों सेम है? नहीं, डिस्क बल्ज अलग है, डिस्क हर्निएशन अलग है। डिस्क बल्ज हो रहा है तो वो जो आउटर लेयर होती है डिस्क की उसको ब्रेक नहीं करता है।
और डिस्क हर्निएशन में वो ब्रेक करके हाँ, ना उसको दबाता है। अब ऐसे थोड़ा सा समझेंगे, एक के ऊपर एक डिस्क रखी हुई है ना, एक के ऊपर डिस्क बल्ज होता है, थोड़ा सा फूल जाता है ना, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। अब वो जब ज्यादा फूल जाएगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसके पास जेल को कहीं और जाने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो रप्चर करके बाहर निकल जाता है। अब वो जेल नर्व स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है, ठीक है, तो फिर वो हर्निएशन जब स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है तो फिर नसों को दबाने लगता है, तो वही होता है फिर नर्व कंप्रेशन। तो ये तीसरी स्टेप हो जाती है कि नर्व कंप्रेशन हो गया। नर्व कंप्रेशन के बाद फिर स्टेप आती है टोटल डिस्क डीजनरेशन, है ना। ये मतलब ये फिर आखिरी है। उसके बाद आखिरी स्टेज ये रहती है कि फिर जब नर्व खराब होने लगती है तो फिर वो पैरालिसिस की कंडीशन दे देती है, आदमी चल नहीं पाता है, सीवियर पेन होता है, और फिर आगे ये होता है कि दर्द ही नहीं होता है, दर्द आना बंद हो जाता है, बट दर्द होता है, दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों? ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलते, क्योंकि स्पाइनल तो खराब हुई ना, नर्व थोड़ी नहीं खराब हुई, स्पाइनल कॉर्ड तो खराब हुआ है। नहीं, जैसे मतलब आपने बोला डिस्क डिजनरेशन, हाँ, तो उसमें तो डिस्क खराब हुई है, लेकिन उसने जब नर्व्स को हिट तो कर रहा है ना वो, हाँ, जो जेल है वो जेल निकल के नर्व को हिट कर रहा है, हाँ, इसलिए नर्व रूट्स पे हानि पहुंच रही है, मतलब वो टकरा रहे हैं। ये कंडीशन नर्व कंप्रेशन के बाद आती है कि टोटल पैरालिसिस वाली कंडीशन हो सकती है। ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काम करती हैं। क्यों होता है वो बहुत बड़ा रीज़न है, और पहले क्यों नहीं होता था। पहले जनरली लोगों को 50 के ऊपर ये चीज़ें होती थी, आजकल 20 साल का भी बच्चा, 30 साल का बच्चा भी इन सब चीज़ों से ग्रस्त है। बट वो क्यों है, ठीक है। पहला पढ़ाई है ना, पहले आप बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आजकल सारी पढ़ाइयाँ लैपटॉप के बिना नहीं होती हैं, फ़ोन्स के बिना नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम है फ़ोन, ठीक है, फिर लैपटॉप, फिर नीचे आप देख के पढ़ाई कर रहे हो, आपका नेक मूवमेंट नीचे है, फिर आप सही से बैठते नहीं हो, आपका सिटिंग पोस्चर खराब होता है, ये चीज़ें हो गई। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कैसे भी बैठ रहे हो। वर्क कल्चर आजकल बहुत ख़राब हो गया है ना, फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, सिटिंग जॉब्स ज़्यादा हो गई हैं, ये हो गया। थर्ड, आप बिल्कुल चलना फिरना आपका एकदम बंद हो गया है, आप घंटों एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा वर्क पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए। सर पर उसे अवॉइड तो नहीं किया जा सकता ना, नहीं अवॉइड कर सकते, तो पड़ेगा, ऑफिस हाँ, जाना है तो जाएंगे, बट उसके लिए भी एक और चीज़ है, आप हर घंटे स्ट्रेचिंग करें। ऑफिस में कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते, हर जैसे 5 मिनट ऐसा नहीं कर सकते ना, ऑफिस में उठ के काम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर लो, तो उसके लिए फिर टाइप के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, जस्ट अब खड़े हो रहे हो, अपने आप को पूरा बेंड करोगे पीछे की तरफ, हाँ, एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेचिंग है ये करना ही करना है। देखिए करना तो पड़ेगा, एक छोटे छोटे कदम आपकी स्पाइन को बेहतर करते जाएंगे, और स्पाइन की प्रॉब्लम एक दिन की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, सालों से हमारी स्पाइन इन सब चीज़ों से गुजर रही होती है, तब वो अपने आखिरी की कंडीशन में आती है कि आपको पेन देना स्टार्ट करती है, लेकिन वो बहुत पहले से बीमार है। हाँ, बट लोग सोचते हैं कि लाइक अगर आज मुझे दर्द होना स्टार्ट हुआ है तो वो प्रॉब्लम आज से हुई है, लास्ट मोमेंट को दोषी ठहराते, फर्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ, बट आपकी प्रॉब्लम बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है, और ये प्रॉब्लम कम से कम 2 से 4 साल लेके स्टार्ट हो चुकी होती है, और उससे पहले से। तो सबसे पहले अपना बैठने का तरीका बदलें। तो क्या क्या लोग कर सकते हैं बैठने के तरीके में? स्ट्रेट बैठना है। आजकल अगर आप चेयर्स की बात करें तो अर्गोनॉमिक चेयर्स भी आ गई हैं, कॉकिक सीट्स आ गई हैं, तो आप उनको लें, उन पे बैठें, अपने आप को इतना स्ट्रेच करें, हर घंटे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, भले ही आपकी सिटिंग जॉब है, बट आप 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो अपने लिए, वो 2 मिनट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गए, तो वो करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट बैठने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बैक पेन नहीं होगा? बिल्कुल होगा फिर, बट उसको आप सही कर सकते हो ना, उसको सही करना है। फिर आप जो सुबह के वर्कआउट्स आपके रहेंगे, आजकल लोग बोलते हैं हम जिम कर ले रहे हैं, जिम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानिकारक रहता है, ठीक है। अच्छा, स्पाइन जो होती है वो, उसके 2 काम है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आप ऐसे समझ सकते हो एक पिलर है,
बट पिलर तो स्ट्रेट है, एकदम हार्ड है। और यहीं आप देखो कि कोई फ्लेक्सिबल पिलर है, तो वो फ्लेक्सिबल पिलर ही आपकी स्पाइन है। तो एट द सेम टाइम दोनों काम करना, ये एक बहुत अलग सा इंजीनियरिंग वर्क है जो भगवान ने करके भेजा है। तो आपको बस उसको ये करना है कि आपको उसको सेफ रखना है। अगर आपकी स्पाइन आज सेफ रहेगी तो आपके आगे के 70 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो अभी से अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते रहे, अपनी जो कोर एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोर एक्सरसाइजेज में सारे जितने स्पाइनल की एक्सरसाइजेज होती हैं हमें वो करना है, ठीक है। सबसे मेन होता है स्ट्रेचिंग। मेन स्ट्रेचिंग है, आप कोई एक्सरसाइज करें या ना करें, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। जितना जिम कर रहे हो उससे ज़्यादा स्ट्रेचिंग करो, तो आपकी एक्सरसाइजेज वर्थ इट है, वरना आप किसी मतलब का जिम नहीं कर रहे हो। तो जिम जाते टाइम लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिससे उनकी बैक इंजर्ड हो जाती है? सबसे पहले आप विदाउट ट्रेनर एक्सरसाइजेज कर रहे हो। 500 रुपये वाली जिम बोल सकते हैं। हाँ, तो ट्रेनर रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, भले ही आप 2 महीने रखो, अपनी एक्सरसाइजेज सीख लो, या फिर उतना वेट आप कैरी ना करो, है ना। बिल्कुल मिनिमल वेट से चालू करो, तो वो एक्सरसाइजेस आपके लिए काम की है, एल्स काम की नहीं है। या फिर आप इतने प्रो हो कि आपको सारी एक्सरसाइजेस आती हैं, तो आप कर सकते हो। इसका मतलब लाइक या तो लोग गलत पोस्चर से एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर एकदम ज़्यादा वेट उठा रहे हैं। यस, ये 2 ही रीज़न होते हैं दो जिसकी reason। वजह से बैक इंजर्ड हाँ, होती है ये होता है जिम में, जिम में। ठीक है। जिम में डेड लिफ्ट भी तो करते हैं लोग। डेडलिफ्ट भी एक बहुत, मतलब उसका नाम ही डेडलिफ्ट है, हाँ, ठीक है। मतलब इसके आगे सीधे मौत है। अगर यहाँ पे आपने कुछ गलत करा, आपकी स्पाइन खत्म हो जानी है, तो इसलिए उसका नाम ही वो है। तो आप मौत को उठा रहे हो, ये चीज़ है। उसको बहुत सावधानी से करना है, बिना ट्रेनर्स के सपोर्ट के आपको नहीं करना है। विदाउट बेल्ट, विदाउट सपोर्टर आपको ये चीज़ें नहीं करना है। इसलिए जिम बहुत सोच समझ के करें, वरना नहीं है बिल्कुल ना करें। आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आपकी रनिंग करें, आपकी स्ट्रेचिंग करें। मेन मैं किसी को कहीं नहीं बोलता हूँ कि आप जिम जाओ, मैं बोलता हूँ आप सीधा वॉक कर लो। एक ब्रिस्क वॉक जो होता है वो आपको करना है। ब्रिस्क वॉक में भी आप जो वॉक कर रहे हो, मतलब आपके 3.5 किलोमीटर हो जाना चाहिए 19 मिनट में, वो होता है ब्रिस्क इसका वॉक। क्या रीज़न है? वही है वॉक करना जिसमें आपके सारे हाथ, सारे पैर सब खुल रहा है, आपकी स्पाइन तक खुल रही है, जिसमें आपके हाथ आगे पीछे चलते हैं, वो होता है ब्रिस्क वॉक। वही वॉक काम की है, वरना आप सिर्फ टहल रहे हो, बॉडी को टहला रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। रनिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसका वेट ज़्यादा है वो रनिंग कैसे करेगा? जिसकी बॉडी ऑलरेडी स्टिफ है वो रनिंग करेगा तो उसको और दिक्कत दे जाएगा, घुटने खराब कर देगा। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको बैक पेन होने का ज़्यादा चांसेस होता है क्या? हाँ, हर एक्स्ट्रा किलोग्राम वेट आपके स्पाइनल कॉर्ड को असर कर रहा है। अगर आप 1 किलो वेट भी बढ़ा रहे हो तो आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को असर कर रहे हो। एक आइडियल वेट पे ये सब चीज़ें, या फिर आप इतने प्रो हो कि आपकी बैक आपने इतनी स्ट्रांग कर रखी हो, तो वही चीज़ें हैं कि आप अपनी बैक को इतना स्ट्रांग कर लो, या फिर अपना वेट उतना रखो कि आपकी स्पाइन उसको झेल सके। बैक को स्ट्रांग कर लो मतलब क्या? मसल्स को मसल्स को स्ट्रांग, बोन को? मसल्स को। बोन्स स्ट्रांग होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना मसल्स को स्ट्रांग करने से होता है। हम हमारे यहाँ पे भी जो चीज़ें करते हैं उसमें भी मेन हमारा टारगेट रहता है मसल बिल्ड करना। मतलब जो काम लोग जिम में करते हैं वो लोग हम उसको टेबल पे कराते हैं। तो हमें मेनली हमारी मसल बिल्ड करना है, ये चीज़ें रहती है। और एक्सरसाइजेज हो गई, अपना वर्क कल्चर थोड़ा सा सुधारें। पोस्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। पोस्चर आपको एकदम सही रखना है, सीधे बैठना है, सतर्क बैठना है। तो पोस्चर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? लाइक अगर हम सो रहे हैं, अगर हम बैठे हैं, अगर कुछ हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम डिस्क पर क्या चेंज आता है? लाइक डिस्क पर कैसे प्रेशर चेंज होता है? आप आगे झुक रहे हो, हाँ, तो डिस्क भी आगे झुकेगी, हाँ, स्पाइन भी आगे झुकेगी। हाँ, अब आप हर समय आगे ही झुके हो, हम्म, है ना। कुछ लोग होते हैं झुक के चलते हैं, उनसे अगर पूछा जाए इनकी MRI कराया जाए। MRI पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, एक डायग्नोस्टिक टूल है ना, रेडियोलॉजिकल टूल है। इससे हम पता करते हैं कि हमारी स्पाइन में कहीं कोई खराबी तो नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक इंसान जैसे खड़ा हुआ है या झुक के खड़ा है, ठीक है, तो उसकी स्पाइन जब हम टेस्ट देखेंगे, है ना, एक एक्सरे व्यूअर टाइप देखेंगे उसको, तो आगे से थोड़ी सी झुकी हुई रहती है।
ठीक है। अब वो रोज आगे आगे थोड़ा थोड़ा झुक रहा है, रोज झुक रहा है, तो वो एक जगह से जा रही है, उसकी आगे ही प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर वो प्रेशर नीचे दिखने लगता है, L4 L5 ये सब जाने लगती है, L3 L1 L2 L3 ये सब जाने लगता है। लेकिन मेन होता है थोरेसिक, है ना। हमें थोरेसिक पे काम करना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे जितने पेशेंट्स हैं सबको मैं 3 एक्सरसाइज बताता हूँ, एक भुजंगासन, एक शीर्षासन, और एक और गर्दन लटकाने के लिए हम बोलते हैं, है ना। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि ये बैक को स्ट्रेच करने में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कोई कर सकता है तो फिर एक और होती है धनुरासन, धनुष के टाइप का शेप बनाना है बॉडी से, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं बैक के लिए। तो ये करना रहता है। तो कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा आगे से झुक रहा है तो उसको बल्ज होना मामूली सी बात है। अब अगर आप झुक के बैठे हो वो भी एक दिक्कत वाला काम है। लेकिन वहीं अगर आप सीधे बैठे हो, है ना, और रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हो अपने आप को, सीधे बैठ रहे हो, तो आपको कभी स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जैसे सर आपने थोरेसिक्स का बोला, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती लोगों को, प्रॉब्लम्स होती है लोअर बैक में या फिर नेक में। तो थोरेसिक क्यों इम्पोर्टेंट है फिर? थोरेसिक ही है जो स्ट्रेंथ को बिल्ड करती है। लेकिन असर और मूवमेंट कराने वाली चीज़ें होती हैं या तो सर्वाइकल की या फिर लंबर की, ठीक है। लेकिन थोरेसिक को जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे, उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड नहीं करोगे, वहाँ की मसल्स को बिल्ड नहीं करोगे, उनकी मसल्स को ताकत नहीं दोगे, जब तक आपकी स्पाइन सही नहीं हो सकती है। इसलिए मसल्स को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और सारी मसल्स थोरेसिक के आसपास ही होती हैं, है ना। हमारी रिब्स वहीं से अटैच्ड होती हैं, और जब झुकता है आदमी तो थोरेसिक पे ही झुकता है। लेकिन जब हमारे पास आता है, हम उस पर काम करते हैं, तो हम उसके मेन थोरेसिक पे काम करते हैं। जब थोरेसिक सही हो जाता है तो ऑल उसके सारी स्पाइन सही होने लगती हैं, यानी उसका सर्वाइकल भी सही होने लगता है, फिर लंबर भी सही होने लगता है। जैसे स्ट्रेट आपने बोला कि अगर स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट खड़े होंगे, मतलब झुकने से क्योंकि बैक पेन होता है या फिर डिस्क पर प्रेशर पड़ता है, तो आपने ह्यूमन हिस्ट्री की भी बात की थी कि पहले लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह, बंदरों की तरह चलते थे, और यहाँ तक देखा जाता है कि कुत्ते बिल्लियों और बंदरों में डिस्क बल्ज ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। तो जो हमारा अपराइट पोस्चर है, लाइक अभी जो हुआ है ह्यूमन इवॉल्व होने के बाद, तो वो रीजन है क्या बैक पेन का? नहीं। तो फिर क्या है? पहले हमारे पास 4 हाथ थे ना, हाँ, 4 पैर, 4 मतलब उस पर चलते थे हम, तो आगे भी 2 सपोर्ट थे, अब सपोर्ट नहीं है। अभी मेन जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। और उसको सही करने से आपकी बैक पूरी सही हो सकती है। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है कि यार आप इवॉल्व हो गए हो, जब आप इवॉल्व हुए हो तो आपकी जो स्पाइन है वो भी इवॉल्व हुई है, वो एकदम स्ट्रेट हो गई है। पहले आप झुके हुए थे, है ना, आपकी टेल बोन अलग निकलती थी। टेल बोन तब इसलिए थी क्योंकि वो आपको एक अलाइनमेंट में रखती थी, ये वो मतलब एक काइंड ऑफ एरोडायनामिक्स बोल सकते हैं उसको। तो वो चेंज हुए ना, वो चेंज हो गया, तो इसलिए हमारी टेल बोन गायब हो गई है। तो जैसे ह्यूमन का स्ट्रक्चर पहले था, मतलब भगवान ने बनाया है, वैसा नहीं रह गया, तो अब जैसे सीधा खड़ा होना, उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो वही तो रीज़न है ना फिर अपराइट जो पोस्चर हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, रीज़न वो नहीं है, रीज़न आपकी दूसरी चीज़ें हैं। आप झुक के चल रहे हैं, आप सीधे चलेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती ही नहीं है स्पाइन में, ठीक है। जो सीधा चलेगा उसको कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो सीधा चलना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप झुक के चल रहे हो तो फिर आप 2 हाथों का और इस्तेमाल करो, आप उसके साथ चलो, या फिर कोई एक डंडा ले लो उसके साथ चलो, वो ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पोस्चर के अलावा और क्या इफेक्ट करता है बैक पेन पर? फिर हमारी डाइटरी चीज़ें होती हैं। अब डाइटरी का अगर अपन सवाल उठा रहे हैं, तो चूँकि मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, मैं बात करूँगा वाता, पित्ता एंड कफा, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन तीनों चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ होता है, और उसके बाद भी पंच महाभूत होते हैं, उनसे हमारा शरीर बना हुआ होता है। तो वात जो है एयर प्लस स्पेस, पित्ता मतलब अग्नि और जल, इनसे बना हुआ होता है, और कफ मीन्स जल प्लस पृथ्वी, ठीक है।
ये चीज़ों से बना हुआ जो होता है। पंचभूत होते हैं, पंच महाभूत, अग्नि, हाँ, यस, है ना, वही होते हैं। यस, पंच महाभूत यही होते हैं। हम्म, अब तो हम डाइटरी अगर इस पे बात करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। हम्म, तो वात इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने खाली जगह और एयर की बात करी, हम्म, ठीक है, तो यही है, इसी के अंतर्गत 80 डिसीजेज आती हैं जिनका काम होता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर गैस बनती है हम्म। तो आपको दर्द भी होगा। गैस बनती है, दर्द होगा मतलब? जैसे आपका पेट खराब है ना, गैस आपको बन रही है, पास भी हो रही है, हम्म, और पेट बहुत ज़्यादा खराब है, तो उस दिन आपको, अगर जैसे आप ऑलरेडी स्पाइन के मरीज हो और आपको ये चीज़ें होती हैं, पेट खराब भी रहता है, तो जिस दिन बहुत ज़्यादा पेट खराब होगा उस दिन आपको दर्द ज़्यादा होगा, अच्छा। हम्म, क्योंकि वो एयर ट्रैवल करके इन्हीं सब जगहों पे जाके पहुंच जाती है और फिर वो दर्द देने लगती है। तो वात को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वात ही मेन है, फिर आता है पित्त और फिर आता है कफ। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो हमारे पेट के लिए अच्छी ना हो, है ना। फिर एक समय होता है इन सब चीज़ों का, कि वात का सुबह का समय होता है, पित्त का दिन का, फिर कफ का रात का, ये समय होता है। और जनरली आज का जो खाने का टाइम है वो रात के 10 बजे के बाद खाते हैं लोग। हम्म, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि आप फिर आपके पेट को मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अपने आप को डिटॉक्स करे। इसलिए रात का जो खाना होता है वो भी एक मेन इंग्रेडिएंट है, की रोल प्ले करता है हमारी स्पाइन को बिगाड़ने में। क्या टाइमिंग होना चाहिए, एक आइडियल टाइमिंग? मेरे हिसाब से जो जैनिज़्म है, ये लोग बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, 6 बजे के बाद ये खाना खाते ही नहीं, तो वही टाइम बहुत अच्छा होता है। बट आप अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो मैक्सिमम आप 7 o'clock पे खाना खा लें, इसके बाद ना खाएं। इसके बाद आप 4 घंटे अपने पेट को दे दें, अपने शरीर को दे दें, वो अपना काम करे, उसके बाद आप सो जाइए। पहले भी यही हुआ होता था। तो मतलब खाना खाने के बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है, पानी पीना है बस? पानी पीना है, और अगर कुछ छोटा मोटा खाने का मन करे? थोड़ा बहुत खा सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ। आप क्रेविंग्स होती हैं जो वर्क करते हैं, तो उनके लिए यह है कि थोड़ी सी छूट है, बट खाना हेल्दी है ना। तला गला फ्राइड ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। आप लंच अच्छा कर लो, अगर लंच में ये सब चीज़ें खाना चाहते हो खा सकते हो, बट ओकेशनली, डेली बेसिस पे नहीं। तो अपना खाना भी सही करें, अपना रूटीन सही करें। सुबह उठने का समय एक निर्धारित है तो उसी पे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि आज कल आदमी नहीं करता है, सोता भी उसी समय। ब्रह्म मुहूर्त मतलब, मुहूर्त में ही सोता है आजकल। हाँ, तो मतलब आजकल कॉर्पोरेट बेस्ड जॉब्स हैं, तो कोई यूएस क्लाइंट से डील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई कोई लोग सुबह ही सोते हैं, एक वो चीज़ें भी बहुत ख़राब है। तो फिर उसके लिए भी फिर उसको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए, कि सर मेरे ये रूटीन है, तो वो उनका रूटीन बना के देंगे कि आप ये करें एटलीस्ट, तो उससे आप थोड़े बहुत सही रहो। अगर आपकी स्पाइन सफ़र कर रही है तो आपकी ओवरऑल बॉडी सफ़र करेगी। हाँ, स्पाइन, क्योंकि और स्पाइन कई चीज़ों से सफ़र कर रही है, खाना भी उसमें एक की रोल प्ले कर रहा है। हाँ, डाइटरी फूड, तो खाने के अलावा लाइक न्यूट्रिशन एंड, ये तो न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन भी होते हैं? विटामिन होते हैं। विटामिन से कैसे इफेक्ट होता है? विटामिन्स में विटामिन B12, विटामिन डी, ये की रोल प्ले करते हैं, है ना। हमारी स्पाइन की बोन्स को, मसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इनका रोल बहुत अच्छा होता है। बट उससे भी ऊपर चीज़ें होती हैं, वो हमारा खाना है। देखिए, पहले तो सप्लीमेंट्स नहीं होते थे, तब भी लोगों के विटामिन्स नॉर्मली हुआ करते थे। तो खाना एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। तो खाना सोच समझ के खाएं, क्या खाना है, क्या आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, आप वही खाएं। और जिन लोगों को वात रोग है ना, स्पाइन डिसऑर्डर्स हैं, बोन से रिलेटेड पेन है, किस शरीर में कैसा भी पेन है, कोई सा भी पेन है, तो उसको वात दोष को समझते हुए उसके हिसाब से खाना खाना चाहिए। बट ये ज़्यादा आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर समझा सकता है, कोई भी नियरेस्ट आपके डॉक्टर्स हों उनसे जाके कंसल्ट करें। फिर यहाँ हमने वात रोग की बात करी, अब वात रोग आ गया है तो वात को सही करने के लिए उसका ट्रीटमेंट भी आता है, बराबर। तो वात से हम ऐसे समझ सकते हैं, रूखा सूखी चीज़ होती है, जैसे सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी को आप तोड़ो मरोड़ो टूट जाएगी, है ना। लेकिन वहीं सूखी लकड़ी को आपने तेल में डुबो के रख दिया, फिर आप उसको तोड़ो तो वो टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी। तो सेम चीज़ स्पाइन है। स्पाइन को आप जितना लुब्रिकेशन प्रोवाइड करोगे
उतना वो अच्छा होगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फ्लेक्सिबल होगा। हम्म, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ आप उसको उसकी मालिश करवा रहे हो, मालिश कर रहे हो और अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, अपनी स्पाइन को सही कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ये सारी की रोल प्ले करती हैं हमारी स्पाइन को सही रखने में। तो ऑयल मसाजेस आ जाती हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, अभ्यंग जिसको बोला जाता है। फिर अभ्यंग? अभ्यंग मीन्स मसाज, है ना। अब मसाज कितनी गर्थ तक जाना चाहिए वो भी एक चीज़ होती है, तो वो कोई आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट ही आपको कर पाएगा, बट ये सारी चीज़ें होना चाहिए आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंदर। अब चीज़ आती है, एक और होता है बस्ती, काली बस्ती, कटी बस्ती। कटी बस्ती, हाँ। कटी बस्ती, और फिर दूसरी भी होती है निरु, अनुवासन, आस्थापन, ये बस्तियाँ होती हैं। हाँ। बट ये वही, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर जो पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ उनसे ही जाके मिले, वही आपको बता पाएंगे और वही इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। खुद से नहीं करनी ये चीज़ें, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कटी बस्ती इज़ डिफरेंट थिंग, और बाकी एक एनिमा जैसा होता है ना। एनिमा मतलब? एनिमा मीन्स एनाल ट्रैक के माध्यम से हम कोई भी एक थेरापेटिक मेडिसिन, थेरापेटिक ऑयल, ये हम एनाल ट्रैक से अंदर डालते हैं, ठीक है। और लोग एनिमा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, तो वो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। ये तो हो गया लाइक बैक पेन अगर नहीं है किसी को, या नॉर्मल व्यक्ति है अगर उसको कर रहे हैं तो ठीक है, बैक पेन से बचने के लिए। लेकिन अगर किसी को बैक पेन है तो फिर कैसे? तो फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो कैसे? हम लोग करते हैं। हमारे पास चीज़ है वो है मर्म चिकित्सा, नाड़ी शोधन, ये चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर पंचकर्मा भी आता है, बट अभी पंचकर्मा जो होता है उसके भी कई सीजन्स होते हैं करवाने के, और पंचकर्मा करवाने में भी 113 दिन लगते हैं, 114 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आदमी इतना टाइम नहीं दे पाता है, नहीं है पेशेंट लोगों के पास। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है मर्म चिकित्सा। मर्म को अगर ऐसे समझें तो सारे नर्व अटैचमेंट्स किसी किसी पॉइंट्स पे जाके खुलते हैं, हर ऑर्गन्स के भी, किसी नर्व्स के भी, किसी बोन्स के भी। तो सारे मसल अटैचमेंट्स, नर्व अटैचमेंट्स किसी एक एक पॉइंट्स पे होते हैं। तो अगर मर्म देखा जाए तो टोटल 107 मर्म होते हैं। अब उन मर्म्स पे हम लोग काम करते हैं। अब उनकी मसाजेस, उनको प्रेस करना, उन पे रक्त मोक्षण करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास मर्म चिकित्सा है, हमारे पास नाड़ी शोधन है, ये हम लोग करते हैं, और ये 100% रिजल्ट्स हैं इसके। हाँ, मैंने आपकी एक पोस्ट भी देखी थी, उसमें लिखा था 15 दिनों में रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो वो इसलिए हो जाता है। तो वो रिजल्ट किस टाइप का है? लाइक अगर कोई डिस्क है जो बाहर आ चुकी है तो ये मर्म चिकित्सा कैसे उसे अंदर कर देगी? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मर्म चिकित्सा के समझने के लिए सबसे पहले मर्म को समझना पड़ेगा। मर्म होता क्या है? मर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सारे नर्व अटैचमेंट्स अपन समझ सकते हैं, सारे मसल अटैचमेंट्स होते हैं। जब किसी एक चीज़ को हम दबाते हैं, एक मर्म को दबाते हैं, तो वो अपना प्रेशर, जब हम उस पर प्रेशर देते हैं, हम उसको दबाते हैं, तो वो उस जगह पे जाके वर्क करता है, उसको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। जो रप्चर हो चुका है उसको भी हील प्रोवाइड करेगा, जो बल्ज होगा उसको भी हीलिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन बल्जेस के लिए भी हम पहले मसल्स पे काम करते हैं मर्म के साथ साथ। इसको बोलते हैं न्यूरोस्पाइन थेरेपी। सारे न्यूरॉन्स पे काम करेंगे, सारे स्पाइन पे, पूरी स्पाइन पे काम करेंगे। तो ये न्यूरोस्पाइन थेरेपी एक वैदिक चिकित्सा है, हम इस पे काम करते हैं। तो ये क्या होता है न्यूरोस्पाइन से? ये आयुर्वेद की 5000 साल पुरानी पद्धति से इलाज किया जाता है। ये रादर देन पंचकर्मा है। पंचकर्मा के साथ साथ हम ये भी करते हैं। तो न्यूरोस्पाइन थेरेपी से आप समझेंगे, न्यूरो मीन्स सारी नर्व्स, न्यूरॉन्स, ये हो गए। स्पाइन मतलब स्पाइन, और उसकी थेरेपीज करते हैं। स्पाइनल मैनिपुलेशन भी थोड़ा बहुत होता है इसमें, और इसी में मर्म चिकित्सा आती है। सारे हम न्यूरॉन्स और नर्व्स को नाड़ी शोधन, मतलब नाड़ी को साफ करके, नाड़ियों को अपनी जगह पे बैठाल के हम काम करते हैं इस पे। पर मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। जैसे कोई नर्व आपकी डैमेज हो रही है, हाँ, ठीक है, जो डिस्क बल्ज आउट हुआ है उससे जो नर्व डैमेज हुई है। हाँ, आप बताइए। अब जो नर्व डैमेज हो रही है उसको, उस पे काम करेंगे ना हम। जैसे हमने कोई मर्म दबाया है ना, कोई भी एक पॉइंट दबाते हैं, तो वो अगर मर्म है,
उससे पहले अगर थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण थे, है ना, तो जब तक उनको बाण लगा था पैर में, जिससे उनकी मौत हुई थी, है ना, तो तब तक ये मर्म डिकोडेड नहीं थे, किसी को नहीं पता था कि क्या था, है ना। बट वो जब पैरों में धनुष बाण लगा तो वो एक मर्म था, इसलिए उस कारण उनकी मौत हुई, क्योंकि वो सारे नर्व अटैचमेंट्स वहीं थे ना। अच्छा, एक पॉइंट होता है मर्म, मतलब जहाँ पे बहुत सारी नसें या फिर नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। तो अगर उसमें लग गया उसे, हाँ, तो फिर कृष्ण भगवान तभी। हाँ, तो ऐसे पॉइंट्स हैं टोटल 107, 107, है ना। इसमें से कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हाथ भी लगाने में सोचना चाहिए, है ना। तो ये भी कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन ही समझ पाएगा, बता पाएगा। तो ऐसे देख के बता सकते हैं क्या कौन सा पॉइंट है वो? कई पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, हाँ। ये पॉइंट है। बाहुबली अगर आपने देखी हो तो उसमें एक पॉइंट वो ये बताता है, जब वो बाण चलाने के लिए बोलता है, इसको बोलते हैं मणिबंधम, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए एक चार्ट हम लोगों के पास है, आप वो बता सकते हैं। तो लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिनको नहीं दबाना चाहिए, उनको दबाने से भी मौत हो सकती है। कौन सा पॉइंट्स होते हैं? जैसे भगवान कृष्ण के अंगूठे में लगा था, तो वो एक अंगूठा वाला पॉइंट होता है। अब ऐसे कई पॉइंट्स ऐसे अलग अलग है, तो वो नहीं करना चाहिए, या उसको कर रहे हैं तो बहुत सेंसिबली, बहुत सोच समझ के ही करना है, ठीक है। तो जब हम मर्म दबाते हैं तो वो नर्व अटैचमेंट्स को पुश करेगा कि यार कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर पड़ रहा है तो वो पूरा ऊपर तक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर है, नर्व दबी हुई है आपकी। जब अपन उसको दबाएंगे तो वो पूरा खुला नहीं होगा, तो पूरा प्रेशर ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएगा। जिस जगह दबी हुई है उस जगह पे जाकर काम करेगा, उस जगह पे काम करा उसने, उसको हीलिंग प्रोवाइड करी, हील होता गया। वो जैसे ही आपका नर्व कंप्रेशन हटा, वो जैसे दोबारा ऊपर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी, फिर आप यू आर गुड, आप ठीक हो गए हो। स्पाइन में मर्म पॉइंट क्या होता है? स्पाइन में भी होते हैं मर्म पॉइंट्स, जहाँ पे आपके पिट्स होते हैं, मतलब स्पाइन कॉकिक्स के आसपास दो पिट्स होते हैं, दो गड्ढे जैसे होते हैं, वो मर्म पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, है ना, पूरी स्पाइन को सही करने में। उसके बाद सर्वाइकल के लिए यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं अगल बगल, वो फिर जस्ट हमारी गर्दन के ऊपर दो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं। और ऐसे ही फिर 107 ऐसे ही इनको अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो उनको दबाने से, उन पे प्रेशर देने से, उनकी मसाजेस करने से, वहाँ से ब्लड निकालने से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये हो गई एक चिकित्सा। इसी के बाद आती है न्यूरोस्पाइन थेरेपी। न्यूरोस्पाइन थेरेपी में हम अलाबू चिकित्सा होती है ना, रक्त मोक्षण होता है, ब्लड लेटिंग जिसको बोला जाता है। हाँ, वो मैं आपका इंस्टाग्राम पेज देख रहा था, उसमें रक्त निकाल रहे थे वो सुई से। हाँ, तो वो क्या होता है? ये भी बहुत पुरानी थेरेपीज हैं। पहले लौकी हुआ करती थी, तो उसको कट करके उसके अंदर दिया रख के फिर लगाया जाता था। गाय का सींग होता था ऐसे। आजकल तो बहुत यूनिक से वो कप्स दे दिए गए हैं, वो होते हैं, तो उसको बोलते हैं कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं, अलाबो चिकित्सा बोलते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होती है इसमें। और ब्लड निकालने क्यों निकाला जाता है? ब्लड इसलिए निकाला जाता है ताकि वहाँ से डिवाइलेटेड जब ब्लड निकलेगा, जिसको जनरली हम आम भाषा में बोल सकते हैं गंदा ब्लड, है ना, दूषित रक्त, ठीक है। जब वो निकलता है तो आसपास की चीज़ों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रेश ब्लड आता है। वो फ्रेश ब्लड जब आसपास की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, तो वो चीज़ें दोबारा से हील होना चालू होंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट वो हो गया। फिर न्यूरोस्पाइन थेरेपी में नाड़ी शोधन होता है। हम नर्व्स पे प्रेशर दे दे के, हर नर्व पे जिस जगह पे वो नर्वाइकल मसाजेस के द्वारा प्रेशर दे के हम उसको सही करते हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपीज भी होती हैं, ठीक है। तो और फिर आता है पंचकर्मा। पंचकर्मा में हम लोग बस्ती कराते हैं। बस्ती मतलब क्या होता है? बस्ती वही जो एनिमा वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, एनाल ट्रैक्ट से कोई भी थेरेपेटिक मेडिसिन या थेरेपेटिक ऑयल ये हम लोग डालते हैं, तो ये जाके एब्जॉर्ब करवाता है। फिर जो गैस या एयर, हवा, स्पेस, खाली जगह में
जब हवा बैठ जाती है उस हवा को निकालेगा तो आप थोड़ा ठीक होने लगोगे। उसके बाद आती हैं मेडिसिन्स। कई मेडिसिन्स ऐसी हैं जो इन सब चीज़ों पे काम करती हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी सबसे पहले आपको पेट की अग्नि बढ़ाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप बीमार होते हो आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो जब भूख लगना बंद हो रही है तो आपका मतलब कहीं ना कहीं पेट अभी मंद पड़ा हुआ है ना, अग्नि शांत हो गई है। अग्नि का मतलब क्या है? मतलब अग्नि मीन्स जठराग्नि, धातु अग्नि, ये हमारी पेट में एक अग्नि होती है ना, जो खाना पचाती खाने को पचाने का काम करती हैं। हमारी भूख, जैसे खाना पचेगा तभी भूख लगेगी, हाँ। है ना। तो खाना पचाना मीन्स पाचन, एंड भूख लगवाना इस दीपन। तो दीपन पाचन मेडिसिन पहले अपन चालू करते हैं, पहले उनको पेट पे अपन काम करते हैं, जो खाना खा रहे हैं उसे क्योंकि पचाओ। मैं आपको इतनी दवाइयाँ दे दूंगा जब तक वो एब्जॉर्व ही नहीं होंगी तो फिर वो दवाई लगेगी कैसे। इसलिए सबसे पहले पेट पे काम करें, फिर स्पाइन पे काम करें। तो ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आपके पास जितने भी पेशेंट आए उसमें से रिकवरी टाइम कितना होता है? लाइक अगर कोई आया है तो कितने मैक्स दिन टू में मैक्स 1 मंथ तक जाती हैं चीज़ें, बट फिर भी अगर 90% केसेस में ये देखा गया है विद इन 10 डेज ये बीमारी एकदम क्योर हो जाती है, हमारे पास दोबारा पेशेंट नहीं आता है। डिस्कवल्ज हो जाता है? डिस्पल्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुझे 90% क्यों नहीं पता चला पहले? ये मैंने सर्जरी करवा के बैठा हूँ। आप लेट हो गए। हाँ, नहीं मतलब ऐसा था कि मैंने सुना है कि अगर किसी को डिस्क बल्ज हुआ है तो डिस्क वापस तो नहीं जाएगी। नहीं, लाइक कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं? ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से चीज़ें ठीक नहीं होती तब आदमी जो भी पेशेंट हैं वो सर्जरीज पे जाते हैं, और तभी ही जाना चाहिए। जब सारी जगह से हाथ खड़े हो चुके हैं तब वो आखिरी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सर्जरी भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सर्जरी नहीं कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। सर्जरी भी बहुत समय से चली आ रही है, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी वैदिक चिकित्साएं ये सब होती थी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसी को बोला गया है। फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, कायरोप्रैक्टिक होती हैं, ऑस्टियोपैथ होती हैं, और हमारे पास जो है न्यूरोस्पाइन थेरेपीज़ हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं। पर ये थोड़ा खतरनाक होता है ना, लाइक डर लगता है लोगों को। डर लगता है। अब जैसे आप नर्व प्रेस करोगे तो जैसे आपने बोला था वो कृष्ण भगवान के नर्व प्रेस होने से या फिर तीर जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत नर्व प्रेस हो जाए तो? लेकिन वो पॉइंट्स बहुत छुपे हुए होते हैं, ऐसे ऊपर नहीं दिखेंगे आपको, तो इतना नहीं होता है। वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनके प्रेशर्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। हम उसके प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, हम उसको आघात नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। प्रेशर रिलीज करना फायदेमंद है। बट अगर आप दर्द की बात कर रहे हो तो दर्द सर्जरी में भी होता है, और आफ्टर सर्जरी फर्स्ट 6 मंथ्स आपको वो दर्द झेलना पड़ता है। मतलब पहले भी दर्द में थे, बाद में भी दर्द में। तो फिर क्यों आदमी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में नहीं जाता है? आप किसी भी स्पाइन के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको सबसे पहले यही बोलेगा कि आप फिजियोथेरेपीज कराएं, है ना। क्यों रिकमेंडेड है? वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर ही आती है, इसलिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट चीर फाड़ करा रहे हो, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। अगर किसी डॉक्टर ने बोला भी है तो हम दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा डॉक्टर भी वही बोल रहा है, देन यू कैन रिलाई ऑन देम एंड यू कैन गो फॉर। मतलब फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेद में क्या फ़र्क है फिर? फिजियोथेरेपी सबसे पहले आयुर्वेद में ही थी, आयुर्वेद का भी एक पार्ट फिजियोथेरेपी होता है, बट फिजियोथेरेपीज को आज और एडवांस कर दिया गया है। फिजियोथेरेपीज में आजकल बहुत सारे टूल्स हो गए हैं, बट हमारे पास वो टूल्स नहीं होते हैं। हम लोग मैनुअली थेरेपीज करते हैं, लाइक पंचकर्मास, न्यूरोस्पाइन थेरेपीज, वनम चिकित्सा, नाड़ी शोधन, ये हमारे यहाँ होता है। फिजियोथेरेपीज में भी रिजल्ट्स होते हैं, नर्वाइकल थेरेपीज में भी रिजल्ट्स होते हैं। तो बट ये होते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही, इसलिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना चाहिए पहले। उसके बाद आपको नहीं आ रहा है, नहीं रिलीफ हो रहा है, तब आप सर्जरीज पे जा सकते हैं। बट आर्टिफिशियल थिंग इज आर्टिफिशियल थिंग, ठीक है। शरीर आपका कट रहा है, फट रहा है, कहीं और से कहीं और को जोड़ा गया है। डिस्क अंदर कैसे जा सकती है? मुझे अब भी कंफ्यूजन है। लाइक
कैसे जा सकती है, मतलब क्योंकि वो निकलने में उसे टाइम लगा है, तो अंदर जाने में आप बोल रहे 10-15 दिन या 1 महीने में अंदर पहुंचा देंगे, कैसे पहुंचा देंगे? हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मसाजेस में क्या करते हो, जब मसाजेस होती हैं तब भी तो आपको प्रेशर दिया जाता है। नहीं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है या फिर कोई है, वो बोलते हैं कि कितना ही मसाज कर लो, डिस्क बाहर आ चुकी है, अंदर नहीं जाएगी। तो ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिशनर ये क्यों नहीं बोलते हैं कि फिजियोथेरेपीज मत कराओ? वो तो मसल स्ट्रेटनिंग के लिए होती है। तो जब मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी, मसल्स को आपको इतना एक्टिव किया जाएगा कि वो आपके प्रेशर को लेने के लिए सक्षम हो जाएगा, ठीक है। और जब डिस्क बल्ज होता है तो डिस्क बल्ज आपको दिखता नीचे है, मतलब L4 L5 L इन पे दिखता है, बट डिस्क बल्ज ऊपर से हो चुका होता है। तो हम ऊपर भी तो काम कर रहे हैं, हम थोरेसिक पे भी तो काम कर रहे हैं। जब तक थोरेसिक पे काम नहीं करेंगे वो डिस्क बल्ज खत्म नहीं होगा। इसलिए पूरी स्पाइन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पाइनल मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल मैनिपुलेशन इसी को बोला जाता है। मैनुअली हम स्पाइन को अलाइन कर रहे हैं, जैसे आप गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं, वही अलाइनमेंट हमारे यहाँ होता है बॉडी का, स्पाइन का। जैसे कायरोप्रैक्टिस बोलते हैं। कायरोप्रैक्टी होती हैं, उसके लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं, वो भी करते हैं। वो फिजियोथेरेपीज, वो एक अलग फील्ड होती है। कायरोप्रैक्टी होती है, फिर फिजियोथेरेपीज होती हैं, वो भी, उनके लिए भी डॉक्टर्स हैं, वो करते हैं। तो कायरोप्रैक्टी बहुत अलग फील्ड है ना। इसमें क्रैकिंग पॉपिंग साउंड्स के साथ स्पाइन को ठीक किया जाता है। बट ये साउंड्स बहुत ज़्यादा काम के इसलिए हैं क्योंकि स्पाइन को ये अलाइन कर देते हैं, है ना, एक अलाइनमेंट में लेके आ जाते हैं। फिर फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी भी यही काम करती है। फिर आती है मैनुअल थेरेपीज, नर्वाइकल थेरेपीज, जिसमें नर्व्स पे काम किया जाता है, नर्व को एक जगह पे अलाइन किया जाता है, इसलिए नर्वाइकल थेरेपीज भी काम करते हैं। अच्छा, एक अगर वर्ड में कहूँगा तो मैं आयुर्वेद में न्यूरो पे, स्पाइन पे, इन पे ही काम होता है। आयुर्वेद में हर चीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। नहीं, स्पाइन की अगर बात करूँ तो जैसे हमने बोला ना, फिजियोथेरेपी में मसल्स पे काम होता है मेनली, आयुर्वेद में किस पे होता है? आयुर्वेद में हम वात दोषा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम वात दोष को अपने स्थान से हटा रहे हैं, जिस स्थान पे वो जाके बैठा हुआ है उसको हटा देंगे। मतलब एक छोटे से एग्जांपल से समझिए आप, जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में जब एयर फंस जाती है तो पानी नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। अब पानी नीचे लाने के लिए आप कहीं से प्रेशर रिलीज कर रहे हो, तो वही प्रेशर हम थेरेपीज के माध्यम से रिलीज कर रहे हैं। तो जब वो प्रेशर निकलता है, वो गैस निकलती है, वो एयर निकलती है, वहाँ पे अपना फ्लूइड दोबारा रीगेन, अपने रिफॉर्म को, चीज़ों को रिफॉर्म कर लेती हैं। तो वो चीज़ें क्यों फिर ठीक नहीं होंगी? तो हमने प्रेशर पॉइंट को ही हटा दिया ना। अच्छा, अगर कोई न्यूरोस्पाइन थेरेपी करवाए लेकिन एक्सरसाइज ना करे तो फिर काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। मेरे हर पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आपको भुजंगासन लगाना है, और कम से कम 50-50 भुजंगासन लगाना है। एक दिन में नहीं हो पाता है, बट धीरे धीरे करके आप, और ये भुजंगासन आपको जीवन भर लगाना है। ये भुजंगासन एक स्ट्रेचिंग का पार्ट है, तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो एक स्मॉल स्ट्रेच आपको जीवन भर के लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है ना। आप थेरेपीज करा रहे हो, आप कोई सी भी थेरेपी करा रहे हो, किसी के पास भी जा रहे हो, ठीक है, और आप फिर दोबारा अपने पोजीशन में बैठ रहे हो, वही पोस्चर में बैठ रहे हो, कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। इसलिए जैसा आपको डॉक्टर बोलता है वैसा आपको करना है। अगर वो बोल रहा है कि आपको स्ट्रेचिंग करना है तो आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो एक बार स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डिस्क बल्ज हो गया, साइटी का हो गया, साइटी का भी कुछ होता है, साइटिका इज नर्व कंप्रेशन। स्लिप डिस्क हुआ, स्लिप डिस्क से हर्निएशन, मतलब रप्चर हुई, रप्चर होके फ्लूइड बाहर निकला, फ्लूइड ने जाके नस को दबाया, नर्व कंप्रेशन वही होता है। तो शैटिक नर्व एक्चुअली हमारे पैरों में जाती है, कमर से निकल के, तो इसलिए उसको शैटिका बोला जाता है। तो शैटिका इज नथिंग, शैटिका इज नर्व कंप्रेशन ओनली। और डिस्क हर्निएशन दोनों सेम ही होते हैं। तो जब वो चीज़ क्योर होगी, डिस्क हर्निएशन कम होगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। सर, जैसे सब ने ट्राई कर लिया, आयुर्वेदा कर लिया, फिजियोथेरेपी कर लिया, किसी को नहीं मिल रहा है आराम, तो कब उसे सर्जरी पे जाना चाहिए? सर्जरी बहुत आखिरी स्टेज है, और तभी, मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अगर काम नहीं करते हैं तब सर्जरीज पे जाना चाहिए। बट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पूरे आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। वैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ही चीज़ें हो जाती हैं, बहुत रेयर केस में आदमी को सर्जरीज पे जाना चाहिए। बट आजकल सर्जरीज के लिए लोग बहुत जल्दी इजीली मान जाते हैं, नहीं मानना चाहिए।
सर्जरीज आर आर्टिफिशियल थिंग्स ओनली। बट वो इंस्टेंट रिलीफ देता है, इसलिए नहीं। वो मान जाते हैं। इंस्टेंट रिलीफ उस टाइम के लिए आपको दे देगा, हाँ, बट उसके बाद भी आपको थेरेपीज करानी पड़ती हैं। सर्जरीज के बाद भी आपको थेरेपीज करानी है, ठीक और है। नहीं कराएं तो नहीं कराएंगे तो आपकी सर्जरी कोई काम की नहीं है। आपको आगे फिर दूसरी सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर आगे दूसरी सर्जरी करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है। मूवमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, मूवमेंट बनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए सर्जरी सिर्फ एक ओनली ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसके पहले बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहले वो सारे ऑप्शंस ट्राई करें, उसके बाद सर्जरीज पे जाए। ऐसे सर्जरीज नहीं कराना चाहिए। आपने कभी ऐसा देखा है कि लाइक किसी ने सर्जरी करवा ली जबकि उसे ज़रूरत ही नहीं थी? हाँ, एक पेशेंट आए थे मेरे पास, हम्म, तो सर्जरी करा के फिर मेरे पास आए हैं। सर्जरी के पहले किसी डॉक्टर ने उनको बोला था कि सर्जरी की नीड है, बट मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि नहीं, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। अभी अब उनकी सर्जरी की बात की कंडीशन ये है कि उनका आज भी फुट ड्रॉप है, पैर लटका हुआ था और लिम्प करके चलते थे वो, एक पैर उठा के चलते थे, सही से चल नहीं पाते थे। फिर वो मेरे पास आए, किसी एक हरी माय में उनने भेजा था हमारे पास। तो वो आए, उनकी मैंने 15 डेज़ थेरेपीज़ करी। 15 डेज़ में उनकी लिम्पिंग बंद हो गई, उनका फुट ड्रॉप ख़त्म हो गया। आज वो आदमी थोड़ा सा लिम्प करके चलता है, बट अगर वो शायद मेरे पास उस समय आ गया होता तो वो ठीक हो जाता। मैं उसकी सर्जरी नहीं हो, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं मैं किसी की सर्जरी नहीं होने देता। पर जनरली सर देखा गया है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, आयुर्वेदा जैसे आप हो, कायरोप्रैक्टिस, वो कभी सजेस्ट नहीं करते हैं सर्जरी को। हाँ, लास्ट मोमेंट पर भी नहीं करते हैं कि हम कर देंगे ठीक। तो हम कैसे विश्वास करें कि हाँ कर देंगे? अब हर किसी का तो मुझे नहीं पता है, बट हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत, मतलब हमारे पास सक्सेसफुली केस सही होते हैं क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं पेशेंट्स पे। और जब तक आप उसके पोस्चर को सही नहीं करोगे, लाइक जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मैं इस तरह झुक के बैठा हूँ, ठीक है, और जनरली होता यही है ऑफिस में, कोई कार ड्राइव कर रहा है तो भी ऐसे झुक के बैठता है, ठीक है। अब आप ऐसे झुक के बैठे हो तो एक साइड आपका पोस्चर झुक गया है। अब उस पोस्चर को, अब जैसे मैंने सही करा, अब मेरा पोस्चर सही है, और यही काम हम टेबल पे कर रहे हैं, उसके पोस्चर को सही कर दे रहे हैं। वो एक साइड से झुका है तो हमने उसको एक साइड से उठा दिया है, नर्वाइकल मसाजेस से, वन चिकित्सा से, नाड़ी शोधन से, कपिंग से। तो जब तक आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करोगे वो चीज़ें सही नहीं हो सकती है। पर लोग तो ये गलतियां करते हैं ना, जैसे आप डॉक्टर हो, आपको तो पता है कि इससे ये होगा, अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी, पर फिर भी आप अभी बैठे थे, तो फिर नॉर्मल व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसके लिए आप हर घंटे अपने आप को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बात पे स्ट्रेचिंग पे एक बहुत ज़्यादा वो बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेचिंग करोगे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कई पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि लटकना चालू करो, है ना। लटकना भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जगह को खोलता है। जनरली होता क्या है, जब स्पाइनल कॉर्ड दबती है तो उनके आसपास की जो इंटरवर्टिबुलर स्पेस है वो दबने जाती है ना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, भुजंगासन करते हो, स्ट्रेच करते हो, और हम जब क्लिनिक पे लोगों को करते हैं तो हम भी उनकी स्ट्रेचिंग ही करते हैं एक तरीके से। उनके सबसे पहले बैक को, मसल्स को पे काम करते हैं, दूसरा उनकी स्ट्रेचिंग पे ही काम करते हैं। उनको हम स्ट्रेच करवाते हैं ताकि उनकी बोन्स जो दबी हुई हैं, जो वर्टिब्रास दबी हैं, इंटरवर्टिबुलर स्पेस कम हुआ है, वो खुले। तो मेन हमारा फोकस उसी पे है, इसलिए हमारी चीज़ें इतनी कारगर हैं। हम उनके स्पेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे ट्रैक्शन थेरेपी भी बोलते हैं, ट्रैक्शन भी होता है, हाँ। कायरोप्रैक्टिक भी होती है, ऑस्टियोपैथ भी होता है, स्पाइनल मैनिपुलेशंस होता है, मैनुअल थेरेपीज होती हैं। ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके पहले भी अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाजेस करना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह ऑयल ख़त्म हो गया है, जैसे आपका कोई गेट है ना लोहे का, उसके जब वो आवाज़ करने लगता है तो आप क्या करते हो, आप ऑयल डालते हो, आप लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ऑयल मसाजेस। और सुबह सुबह हर किसी को ऑयल मसाजेस पहले लोग करवाते थे। पहले हर घर में एक
ऐसा होता था जो ऑयल मसाजेस आता था करने के लिए, राजा महाराजों के टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। अखाड़ों में सबसे पहले बॉडी को तेल पिलाया जाता था ऊपर से, और इंटरनली भी करना चाहिए, 1 चम्मच घी रोज खाना चाहिए, लेकिन वो गाय का देसी घी होना चाहिए। अब लोग बोलेंगे, सबसे पहला सवाल आ जाएगा, सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नो, वो गुड फैट है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये मिथ है। हमें वात दोष को कम करना है तो हमें 1 चम्मच घी खाना ज़रूरी है। आजकल बहुत प्रचलन में है बुलेट कॉफ़ी। ये क्या होता है? बुलेट कॉफ़ी 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच घी मिला के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग पीते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और आपने घी ले लिया तो आपका गुड फैट भी अपनी जगह पे, जिसको जितना बॉडी को फैट चाहिए था उसने ले लिया। कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट करेगा, इसलिए 1 चम्मच घी बहुत ज़रूरी होता है। तो घी लेना ज़रूरी है। मार्केट का घी ले सकते हैं? नहीं। क्यों? आपको पता है क्या कि वो अच्छा है या ख़राब है? नहीं पता। तो किसी ऐसे नॉन व्यक्ति से घी लें जो आपके सामने तो खैर नहीं करेगा, बट ये चीज़ की श्योरिटी हो कि वो गाय का देसी घी हो। पर आजकल तो ज़्यादातर लोग मार्केट का ही खाते हैं ना। मार्केट का खाते हैं, इसलिए तो लोगों को कोलेस्ट्रॉल, आजकल घी नहीं बचा है। तो फिर खाओ मत, जब पता नहीं है सामने वाले कैसे दे रहा है। देखिए, ज़रूरी तो है। ऐसे तो फिर आप दूध को बोल दोगे, दूध भी तो वही है तो सारे काउ प्रोडक्ट्स ना, तो दूध भी ज़रूरी है। दूध मार्केट का अच्छा होता है क्या? नहीं, वही तो है कि आपको पता ही नहीं कि वो क्या है। अगर वैसे ये चीज़ सही है कि खाओ मत, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत खाओ, उसके कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो आप, है ना। आजकल लोग ऑलिव ऑयल पे ज़्यादा जा रहे हैं। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, आप घी खाओ, बट घी ओरिजिनल होना चाहिए। घी नहीं ओरिजिनल, पता है घी ओरिजिनल है कि नहीं है, तो फिर क्या खाए? ऐसे तो फिर कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है। तेल भी ओरिजिनल नहीं है, तेल रिफाइंड लोग खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। इसलिए आजकल है ना, अब दोबारा से वो चीज़ें होने लगी हैं कि आपके सामने आपको घी बना के दिया जाता है। सेकंड, वुड प्रेस्ड ऑयल का चलन दोबारा से मार्केट में आया है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों आई हैं? क्योंकि लोग अब सतर्क हो रहे हैं। आफ्टर कोरोना ये चीज़ बहुत बदल गई है और आयुर्वेद उठ चुका है। आज आयुर्वेद पे लोगों का विश्वास आजकल बहुत बढ़ गया है। नहीं, पर वो ऐसा भी है ना कि लाइक टाइम लेता है आयुर्वेद टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है? क्योंकि वो आपके रूट कॉज पे जाके काम कर रहा है। एलोपैथ में और दूसरी चीज़ों में सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सपोर्टिव मीन्स आपको बुखार आ रहा है तो बुखार कम करने के लिए हमने सपोर्टिव मेडिसिन चला दी, ठीक है। आपको वीकनेस आ रही है तो अब वीकनेस क्यों आ रही है, इस पे काम नहीं हुआ ना, इस पे काम आयुर्वेद कर रहा है। इसलिए रूट कॉज पे काम हो रहा है। पूरे बॉडी को आपको डिटॉक्स करके दे रहा है, आपके पेट को सही रख रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? इसलिए आयुर्वेद सबसे पहले है। और जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई है तब भी आयुर्वेद था। आयुर्वेद से ही सारी चीज़ें निकली हैं। इवन एलोपैथ भी आयुर्वेद से निकला है। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत हैं, वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। तो आफ्टर कोरोना ये बहुत सारी चीज़ें लोगों की बदली हैं, तो लोगों की गलत धारणाएं चेंज हुई हैं। लोग आजकल जागरूक हुए हैं। इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, और सर्जरीज नहीं कराना है। जब तक आप को कहीं से फायदा नहीं हो रहा है तो भी आप कोशिश करें कि ना करें। आप और ट्राई करें, नहीं करें तो लेट भी तो हो सकते हैं ना फिर एक बार। हाँ, बट अगर ये चीज़ हो रही है कि नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है जो पैरालिसिस की कंडीशन आगे दे देता है, लेग लिम्पिंग, फुट ड्रॉप, उसके पहले करा लें। इसलिए अच्छे डॉक्टर से मिले, उनसे कंसल्ट करें, कंसल्ट करके ही कि उनसे ऑप्शंस पूछें, क्या सर ऐसा और ऑप्शंस हैं। जब ऑप्शंस का मना कर दिया जाए कि नहीं है ऑप्शन, तो यू शुड हैव टू डू इट, फिर करना चाहिए। डॉक्टर का कैसे पता चलेगा कोई डॉक्टर अच्छा है? देखिए, अच्छे डॉक्टर की पहचान सबसे पहले होती है वो आपको बहुत मिनिमल दवाइयाँ देता है। आपको 10-10, 15-15 दवाइयाँ ना दे एक अच्छा डॉक्टर, और आपके जब तक आपको सेटिस्फाई ना करे, तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। लाइन लगाना इज़ नॉट कि वो अच्छा डॉक्टर है। आजकल हर डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है। पर इनिशियली कैसे पता चलेगा कि हाँ, जैसे मुझे आपके पास आना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे डॉक्टर हो? आप लोगों से पूछिए। तो कहाँ जाऊँगा मैं? क्योंकि डॉक्टर अपनी मार्केटिंग कभी नहीं करता है।
कोई भी डॉक्टर अपनी मार्केटिंग नहीं करता है, लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो किसी न किसी ने आपको बताया होगा, तभी आप पहुंच पाए होगे। तो लोगों से पूछिए, उन डॉक्टर से अगर नहीं पता है, आप पहली बार ही जा रहे हो, आप खुद से जा रहे हो, तो उनसे जाके बात करिए, उनसे पूछिए क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब तक आप सेटिस्फाइड आपको आंसर नहीं मिले, आप पर इसे फिजिकली जाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो गूगल रिव्यूज़, अब जो गूगल रिव्यूज़ होते हैं, आपको क्या लगता है फेक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, कई के होते हैं। आप क्या होंगे? हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी ना तो किसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए गए हैं, हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना हम लोग चलाते हैं। हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं सब किसी ना किसी से कनेक्टेड होते हैं, अधिकतर पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं। और अभी बहुत इतना वास्ट सेंटर नहीं है हमारा, बट यह है कि हम 100% मेहनत करते हैं, और हर डॉक्टर को करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे मरीज़ ठीक नहीं होगा। और क्यों ठीक नहीं हो रहा है उसका भी रीज़न देखना चाहिए। दर्द की दवाई आप कब तक खाओगे? दर्द की दवाई किडनी खराब करती है, इसलिए हमारे पास कोई आयुर्वेद में दर्द की दवाई होती ही नहीं है। फिर क्या होता है दर्द हो रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है हम उस पर काम कर रहे हैं ना। नहीं, जैसे अभी मुझे सर दर्द हो रहा है मान के चलो, मैं क्या करूँगा? तो दर्द आयुर्वेद क्या करेगा इसमें? आयुर्वेद यही करेगा। आयुर्वेद में क्यों हो रहा है दर्द, मतलब उसके लिए हम आपकी नाड़ी चेक करते हैं। इतने में तो मेरा सर घूम घूम के पागल हो जाऊंगा मैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास है दवाई है, हाँ। उसके लिए करते हैं हम लोग। फिर हम ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दर्द बिना वात दोषा के नहीं हो सकता, तो हम वात दोष के लिए दवाई देते हैं, लेकिन उसके लिए भी नाड़ी देखी जाती है। आप आए हो हमारे पास, हम आपकी नाड़ी चेक करेंगे। वैसे सूटेबल टाइम होता है सुबह का, बट अगर आप अभी आए हो और अगर हम आपकी नाड़ी चेक कर रहे हैं, नाड़ी में जो भी चीज़ आती है, हम नाड़ी से ये तक पता लगा देते हैं कि किस जगह किस नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है। 3 प्रेशर पॉइंट होते हैं, वात पित्ता कफा, जो हम नर्व इम्पल्सिस से चेक करते हैं। बट उसका भी एक सूटेबल टाइम होता है। मैं जनरली लोगों को खाली पेट बुलाता हूँ सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, मैं तभी नाड़ी चेक करता हूँ। तो कोई भी दर्द बिना वात दोष इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता है। तो आप उस दर्द को क्योर करो, उस दोष को क्योर करो, तो आपका दर्द चला जाएगा। और अगर आप बोल रहे हो स्लो है, कोई स्लो नहीं है सर, कोई स्लो नहीं है। विद इन 1 डे हम लोग रिजल्ट देते हैं। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो सालों से, अगर वो हम लोग 10 दिन में सही करके दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा फास्ट तो और कुछ भी नहीं है ना। हमने आपको दर्द की दवाई दी, मैं नहीं देता हूँ अपने पेशेंट्स को दवाई, बहुत कम दवाई देता हूँ मेरी। बट एक दवाई बहुत फिक्स है, वो है त्रिफला, और उसका भी मेरे पास टाइम है। मैं शाम के 5 बजे और दिन के 11 बजे देता हूँ। फीमेल्स को 11 बजे, मेल्स को शाम के 5 बजे। और हमारा त्रिफला नॉर्मल त्रिफला नहीं है, हमारा त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला है। हरड़ 1:2:4 के इसमें हम बताते हैं। तो हरड़ 100 ग्राम ले लें, बहेड़ा 200 ग्राम ले लें, और आंवला 400 ग्राम ले लें। इन सबको मिक्स करके पाउडर बनाइए, खुद से खरीदिए मार्केट से, किसी अच्छे पंसारी की दुकान से खरीदें, खुद बनाएं और सेवन करना चालू करें। इससे क्या होगा? इससे सेल रिजुविनेशन होना चालू हो जाएगा। जो सेल्स मर रहे हैं वो सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर कोरोना ये चीज़ देखी गई है कि इम्यूनिटी लोगों की बहुत डाउन हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि ब्लड का जो घनत्व है, ग्रेविटी है, वो बढ़ गया है, वो उसने इम्यूनिटी पे वार किया है। अब उसको सही करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो एक आंवला वैसे भी रोज़ खाना चाहिए। इसलिए मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनको, अगर वो मेरा पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं जितनी बातें यहाँ बोल रहा हूँ वो सब मैं उनको बोल चुका हूँ। मैंने त्रिफला उनको दिया है, मैंने 1 चम्मच घी का उनको बोला है। अगर वो लोग नहीं ले पाते हैं तो हमारे पास भी आता है, हम लोग मंगाते हैं, बट हमारे यहाँ प्योर है, तो हम लोग प्योर देते हैं। हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं बट प्योर है। लोगों कैसे होते हैं सर एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, बट सर वी गिव क्वालिटीज़। ओके, हमारे पास घी भी ओरिजिनल मिलता है, बट हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम उनको भी बता देते हैं कि इस जगह पे जाके इस जगह से ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे वेंडर्स हैं, हमें पता है कि वो माल जो दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं और हमारे नाम से जा रहा है। तो फिर, और हमारा जो सेंटर है वो कल्याण जी के नाम से चल रहा है। कल्याण जी हमारे इष्ट देव हैं, तो कल्याण जी स्पाइन एंड पेन सेंटर है, तो इसलिए हम वहाँ पे बैठ के वो सब काम नहीं कर सकते हैं, ना हम करते हैं। तो
ये चीज़ें होती हैं। अब इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फेक नहीं है। तो त्रिफला हम लोग देते हैं, एक ही दवाई है मेरे पास त्रिफला, वो त्रिफला मैं देता हूँ। त्रिफला बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद फिर अगर नाड़ी में कोई चीज़ें होती हैं तो नाड़ी की चीज़ें हम लोग देते हैं, बट उसमें भी 2 से 3-4 दवाई है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही है तो फिर जाके सर्जरी करवा लो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, सर्जरी पे इतना नहीं, हम लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं। मैं आखिरी कब एंड तक नहीं तक, बोलते हो आप? जब तक मेरे हाथ में होता है मैं नहीं बोलता हूँ। और कब तक आपके हाथ में होता है? मेरे पास 99% केसेस ऐसे हुए हैं जो मेरे से ठीक हुए हैं, है ना। बट कुछ 1% चीज़ें ऐसी होती, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें, कुछ मान्यताएं हैं कि दोषों के हिसाब से, मतलब एस्ट्रोलॉजी पे भी लोग विश्वास करते हैं, तो वो कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी होती हैं। अब बाकी फिर भगवान का ही दिया हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि नहीं ठीक होना है तो फिर वो अब सर्जरी भी करा लेंगे तो भी ठीक नहीं होगी। बट आखिरी वो होती है, आखिरी जो ऑप्शन है वो सर्जरी है। बट उसमें ये चीज़ देखी जाती है, अगर जब तक पाँव में सुन्नपन नहीं आ रहा है तब तक सर्जरी की नीड नहीं होती है। अगर फुट ड्रॉप होने लग जा रहा है, फुट ड्रॉप होने लगा है तो तत्काल सर्जरी कर दी जाती है। अच्छा, कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं आजकल एडवांस हो जो? देखिए बहुत प्रचलन में तो अभी माइक्रो डेसेक्टोमी है, लेमिनेक्टोमी है, MISMR है, मिनिमल इन्वेसिव थेरेपीज, मिनिमल इन्वेसिव स्मॉल इंसिजन सर्जरीज भी होती हैं। बेसिकली होती हैं, लेमिनेक्टोमी ज़्यादा होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हर्निएटेड पार्ट को काट के अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है डिस्क फ्यूजन, 2 डिस्क को उनका इंटरवर्टिबुलर स्पेस हटा के जोड़ दिया जाता है, वो होता है, लेमिनेक्टोमी होती है। तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए लोगों को? सर मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कोई भी सर्जरी, और ना ही मैं इस फील्ड का डॉक्टर हूँ, तो मुझे सर्जरी का इतना नॉलेज नहीं है। बट आपके जो भी सर्जन हैं उनसे जाके मिलिए, वो जो चीज़ आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो गया है सर्जरीज में, तो मिनिमल इन्वेसिव स्मॉल इंसिजन सर्जरी होती है, ये प्रेफर करना चाहिए वैसे, क्योंकि उसमें इंसिजन भी कम लग रहा है, आपको ज़्यादा ओपन भी नहीं किया जा रहा है। क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हैं, तो बड़ा कट लगेगा तो बड़े नर्व्स डैमेज होंगे, तो इसलिए अगर वही काम छोटे इंसिजन में हो रहा है तो हम क्यों उस पे ना जाएं, इसलिए मिनिमल ट्राई करो इन्वेसिव। जितना मिनिमल हो सके उतना करो। यस। तो एक क्वेश्चन सर जो मेरा पर्सनल है, जो मैं खुद पूछना ही चाहता हूँ, सर्जरी के बाद जिम जा सकते हैं क्या? अगर स्क्रू प्लेसमेंट नहीं है नहीं है तो जा सकते हैं, बट जिम में ऐसी एक्सरसाइजेस बिना ट्रेनर के ना करें, अपने ट्रेनर को बताएं, अपने डॉक्टर्स से पहले कंसल्ट करें जिनने आपकी सर्जरी करी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ स्पाइन सर्जन तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, बट सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले। अगर वो बोलते हैं कि हाँ यू कैन, तो यू शुड। बट मैं फिर भी जिम के लिए लोगों को मना करता हूँ, उससे बढ़िया है अगर आपको बॉडी बनानी तो आप जिम जाओ, वरना पहले जिम नहीं हुआ करते थे। वॉकिंग कर लो, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक और एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, भुजंगासन, धनुरासन, ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी है कि जब हम वॉकिंग करते हैं और अगर किसी को डिस्क बल्स IT का ये सब है तो उससे पेन और बढ़ जाता है, तो वॉकिंग करना अच्छा होता है क्या? वॉकिंग करना अच्छा है, बट अगर आपको डिस्क बल्ज है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं। पहले एक्सरसाइज से आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, अपना मूवमेंट फ्री कर रहे हो। जब तक मूवमेंट बढ़ेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सारी होती हैं, ये कौन सी, भुजंगासन, धनुरासन, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। पहले वो करें, उसको बढ़ा बढ़ा के फिर आप वॉकिंग करना स्टार्ट करें। वॉक भी एकदम से इतना नहीं करना है, पहले 100 कदम चलें, फिर 200, फिर 2000, ऐसे बढ़ाएं, धीरे धीरे करके बढ़ाएं, क्योंकि धीरे धीरे आपके पैर खुलते जाएंगे तो आपका डिकम्प्रेशन कम होता जाएगा, कंप्रेशन डिकम्प्रेस होता रहेगा। लोग सोचते हैं कि जब उनको साइटी का, डिस्क बल, हर्निएशन ये सब होता है तो बेड पे रेस्ट करना चाहिए। मैं कतई नहीं बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को, इवन आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं आप वेट मत उठाओ, मैं तो सबको बोलता हूँ प्लीज़ उठाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं उठाओगे आपकी बोन्स मूवमेंट करेगी ही नहीं।
लेकिन उसके लिए भी पहले विदाउट वेट आप सारी चीज़ें करें, धीरे धीरे अपने बोन्स को, अपनी मसल्स को बिल्ड करें, उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करें, तभी आप आगे कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं। तो मेरे पास, तो मैं बोलता हूँ सबको, आप प्लीज़ उठाइए। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, नाम नहीं लूँगा मैं, उनकी बच्ची बहुत छोटी थी, मेरे पास आए और बोले सर मैंने अपनी बच्ची को नहीं उठाया है, और 2 3 साल हो गए मैंने अपनी बच्ची को नहीं उठाया और मेरा बहुत मन है। मैंने कहा ठीक है, एक थेरेपी करता हूँ आपकी। थेरेपी करी तो ही वॉज लिटरली, ही हैज़ टीयर्स इन हिज आइज, वॉज लिटरली कि बोले सर मैंने उठा लिया उन्होंने अपने बच्ची को आफ्टर थेरेपी ओनली विद इन 1 सेशन। तो हाउ कैन यू से कि आयुर्वेद स्लो है? तो आयुर्वेद इज नॉट स्लो। शायद लोग गलत सोचते हैं ये मिथ है, अभी भी। बिल्कुल मिथ है। कोरोना में कई लोगों की जान आयुर्वेद से ही बची है, नहीं तो आज शायद वो नहीं होते, और उन्हें पता है आयुर्वेद क्या है फिर। और आजकल कई लोगों को पता है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, बट वो भी सब जान रहे हैं। आयुर्वेद सर आज बहुत अलग चीज़ हो चुकी है, लोगों को नहीं पता था कि आयुर्वेद क्या है, इसलिए आयुर्वेद पे आए, आयुर्वेद पे विश्वास करें, ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आयुर्वेद के बारे में, जो कि मुझे लिटरली नहीं पता, क्योंकि मुझे भी डिस्कवर हुआ था तो मुझे पता होना चाहिए था ये चीज़ें। तो लेकिन मैंने देखे होंगे सब ऑप्शन, पर मैंने आयुर्वेदा कभी देख ही नहीं पाया मैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी ट्राई किया मैंने, कायरोप्रैक्टिस किया, पर आयुर्वेदा के बारे में नहीं पता था। उसके चक्कर में फिर मैंने सर्जरी करवा ली। जब जागो जब सवेरा। हाँ, अभी सवेरा। तो अगर अभी भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, हाँ, यू कैन कंसल्ट अस और एनी अदर आयुर्वेदिक फिजिशियन जो स्पाइन में डील करते हो, है ना। जैसे आजकल एलोपैथिक्स में फील्ड हो गई है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अलग हो गए हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अलग हो गए हैं, ऑर्थोपेडिक्स अलग हो गए हैं, तो ऐसी आयुर्वेद में भी फील्ड्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाके मिलिए, मन चिकित्सक हैं, उनसे जाके मिलिए, दे विल श्योरली हेल्प यू। लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? हमारा प्लेटफॉर्म है क्लाइनो, जिस पर मैं भी हूँ, डॉक्टर पंशु श्रीवास्तव सर्च करिए आप। तो वो लोग आपको, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं मेरे पास, इसलिए मैं खुद उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं हूँ, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको श्योरली मदद करेंगे। आपकी क्लिनिक कहाँ पर है? हमारी क्लिनिक है चूनाभट्टी में है, वेस्टर्न प्लाजा है, चूनाभट्टी मेन रोड पे ही हमारा क्लिनिक है, कल्याण जी स्पाइन सेंटर के नाम से है। और हमारी गूगल पे भी प्रोफाइल है, उस पर विजिट करके आप वहाँ से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइनों से भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आज, जो मुझे नहीं पता था, शायद ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। सबको पता होता है फिजियोथेरेपी करवा लेंगे, कायरोप्रैक्टिस करवा लेंगे, या तो फिर सर्जरी करवा लेंगे। आयुर्वेद के बारे में लोगों को लगता है कि ये तो स्लो है, नहीं करवाना चाहिए, बट आपने सारे मिथ आज क्लियर कर दिए। सो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था ये, और उम्मीद करता हूँ लोगों को मैंने सही जानकारी दी है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो उसके लिए सॉरी, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग गलत डायरेक्शन में जाएं, और सही पोस्चर, सही स्ट्रेचिंग, सही डाइट बहुत ज़रूरी है, और आखिरी में आयुर्वेद सबसे पहले।